हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है उगम एजुकेशन फाउंडेशन की डिजिटल पहल ई संवाद में। आज हम अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी का आखिरी हिस्सा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से ये जाना कि कैसे व्यक्ति, परिवार, क्लासरूम, स्कूल, समाज के स्तर पर सत्ता की साझेदारी काम करती है। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के साथ यह समझा विस्तार से कि किस तरीके से देश के स्तर पर सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण होती है और किस तरीके से इसकी आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। तो पिछले दोनों वीडियो में हमने होमवर्क के माध्यम से अपने सोच विचार को बहुत ही पैना किया। हमने समझने की कोशिश की कि व्यवस्था और शासन को किस तरीके से बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है सत्ता की साझेदारी के तहत। तो आइए शुरू करते हैं इस आखिरी पड़ाव को, और आपके और मेरे मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं उस प्रश्नों के माध्यम से इस अध्याय को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में 2 प्रकार से तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क है युक्तिपरक तर्क यानी कि समझदारी का तर्क, और दूसरा तर्क है नैतिक तर्क यानी सिद्धांत का तर्क। आइए समझते हैं कि यह युक्तिपरक तर्क या समझदारी का तर्क और नैतिक तर्क होता क्या है। युक्तिपरक तर्क से आशय है कि ऐसा तर्क जो हमेशा परिणामों पर आधारित होता है। चलिए उसको एक उदाहरण से समझते हैं। जरा याद कीजिए, हमने अनेकों बार सुना है कि सच बोलना चाहिए, और मैं सच बोलता भी हूँ। पर मैं सच इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब मैं सच बोलता हूँ तो मुझे यह याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती है कि मैंने कब, कहाँ और किसके सामने क्या बोला था। तो मेरे सच बोलने का तर्क युक्तिपरक या समझदारी का तर्क कहलाएगा, क्योंकि मैंने परिणाम को ध्यान में रखकर सच बोलने का निर्णय किया है। दूसरी तरफ मान लो कि मैं सच इसलिए बोलता हूँ कि हर अच्छे इंसान को सच बोलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हमारे समाज में सच्चाई विश्वास की आत्मा होती है। तो इस स्थिति में मेरा सच बोलने का तर्क नैतिक तर्क कहलाएगा, क्योंकि मैं सिद्धांत, आदर्श और नैतिकता के आधार पर सच बोलने का निर्णय करता हूँ। तो आइए अब सत्ता की साझेदारी के संबंध में क्या युक्तिपरक तर्क हो सकते हैं, पहले उसको समझते हैं। पहला युक्तिपरक तर्क है कि सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समुदायों और समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि अगर शासन में सभी समूहों की सहभागिता और साझेदारी बराबर की होगी तो समाज, देश में भाईचारगी, अपनापन, समता ज़्यादा होंगी और तनाव कम होंगे। इसी क्रम में दूसरा युक्तिपरक तर्क यह होगा कि सत्ता की साझेदारी की स्थिति में राजनीतिक स्थिरता ज़्यादा बनी रहती है और विकास के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो पाते हैं। इसी कारण सत्ता की साझेदारी के दौरान समाज और देश में शांति और सौहार्द का वातावरण होता है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और विकास के खूब सारे काम हो पाते हैं। तीसरा तर्क यह है कि समाज और देश के अखंडता को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी होती है। समाज और देश में किसी एक वर्ग के मनमानी से अमूमन गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है, जो कि बहुत ही घातक है देश के अखंडता के लिए। चौथा तर्क यह है कि कई बार यह माना जाता है कि सत्ता की साझेदारी से सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही लाभ होगा, पर ऐसा कतई नहीं है। सत्ता की साझेदारी से बहुसंख्यकों को भी लाभ होता है। जैसा कि आपने श्रीलंका का उदाहरण देखा है, वहाँ के आपसी तनाव से सिर्फ अल्पसंख्यक तमिल परेशान नहीं हुए थे, बल्कि वहाँ बहुसंख्यक सिंहली भी खूब परेशान हुए थे। सत्ता की साझेदारी के अभाव में बहुसंख्यकों का जीवन भी प्रभावित होता है। चलिए अब सत्ता की साझेदारी के नैतिक और सैद्धांतिक तर्क क्या हो सकते हैं, इसको समझते हैं। तो पहला तर्क यह है कि सत्ता की साझेदारी को सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नैतिक रूप से किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के बीच सत्ता को बांटना चाहिए। यह तर्क सत्ता की साझेदारी के महत्व और नैतिकता को दर्शाता है। दूसरा तर्क है
कि आदर्श रूप से उसी सरकार को वैध यानी लीगल सरकार कहा जाता है जिसमें अपनी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। यानी सत्ता की साझेदारी के बिना चल रहे या चलाई जा रही व्यवस्था को हम अवैधानिक व्यवस्था कह सकते हैं। चलिए, अब हमने सत्ता के साझेदारी की महत्व और आवश्यकता को बखूबी समझ लिया। अब समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के अलग अलग और मुख्य रूप से प्रचलित रूप या स्वरूप क्या क्या है। पहला रूप नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का है। आपने इस बारे में पढ़ा है और आप निरंतर देखते भी रहते हैं कि हमारे देश भारत में यह नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए भारत में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर यह विधायिका के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति तो कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश भी रखती है। यह सत्ता की साझेदारी का एक सुंदर स्वरूप है जिसमें एक ही तल पर विभिन्न शक्तियां काम करती है। इतना ही नहीं, बल्कि यह तीनों शक्तियां आपस में मिलकर और परस्पर देखरेख के द्वारा जनहित और राष्ट्रहित के कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित भी करती है। दूसरा रूप विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा करना। जैसे कि आपको पता है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकार के रूप में सत्ता का बंटवारा किया गया है। बेल्जियम में भी सत्ता का क्षेत्र के हिसाब से बंटवारा हुआ है। इस प्रकार के और भी स्तर होते हैं जैसे नगर, पंचायत और अन्य इकाइयां। यह विभिन्न स्तरों पर की गई बंटवारे द्वारा सत्ता की साझेदारी सत्ता को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है। तीसरा रूप है सामुदायिक रूप से साझेदारी। इसका सुंदर उदाहरण बेल्जियम में दिखता है। बेल्जियम में भाषाई आधार पर समुदाय बनाए गए हैं जो कि स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी शिक्षा, भाषा और संस्कृति जैसे विषयों पर निर्णय लेती है। यह मॉडल कमजोर पिछड़े तबकों या समुदायों के विकास में अत्यंत कारगर होती है। चौथा रूप है दबाव समूह और आंदोलन द्वारा। हम कई बार अलग अलग विचारधारा पार्टी को आंदोलन के जरिए सत्ता में अपनी साझेदारी सुनिश्चित करते हुए देखते रहते हैं। आपने जेपी और अन्ना आंदोलन का नाम भी सुना होगा। इस आंदोलनों से निकलते हुए कई सारे राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में आते हुए हमने देखा है। इसी कारण विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी होती है। पार्टियां गठबंधन करती है, समय समय पर सरकारें बदलती रहती हैं। यह दबाव, आंदोलन, पार्टियां और गठबंधन भी सत्ता की साझेदारी का ही एक ढंग है, अर्थात यह तरीका और रूप है जो सभी समूहों की साझेदारी को सुनिश्चित करता रहता है। आइए अब आपके मन के छोटे छोटे पर बहुत ही सटीक सवालों पर बातचीत करते हैं। पहला सवाल, मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना, देश को कमजोर करना। हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? वाह, बहुत ही सुंदर सवाल। यहाँ सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सत्ता का बंटवारा करना या टुकड़ा करना नकारात्मक बात नहीं है, यह एक तरह की सकारात्मक बात है। सत्ता के बंटवारे का मतलब है कि सत्ता यानी पावर को सभी लोगों और समूहों के बीच में बांटना, सभी को पावर से जोड़ना, ताकि सभी को सत्ता के द्वारा किए जा रहे कार्यों का लाभ मिल सके, सभी में अपनापन रहे और सभी एक जैसे लाभान्वित हो। सत्ता की साझेदारी के इस मूल भाव को शुरुआत में ही समझ लेना बहुत जरूरी है। इसे अच्छे से समझने के बाद ही हम आगे दूसरी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए ही हम सत्ता की साझेदारी की बात को शुरुआत में कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है? अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो फिर किसका राज होगा? बहुत ही सुंदर सवाल। पर यहाँ जरा सोचने की ज़रूरत है
कि क्या हम कभी ऐसा चाहेंगे कि केवल वही लोग सभी पर राज करें जो संख्या में ज़्यादा है, बहुसंख्यक है। इससे उनकी चिंता या विकास का क्या होगा जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक है। यह भी तो हमें समझना होगा कि हर समूह और समुदाय की ज़रूरत और आकांक्षा अलग अलग होती है। फिर सभी को एक साथ लेकर चलना तभी संभव है जब सत्ता में साझेदारी होगी। इसलिए अगर बहुसंख्यक समूह की केवल सत्ता होगी तो सबका साथ, सबका विकास नहीं हो पाएगा। सत्ता में सभी समूहों की सहभागिता तो बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा श्रीलंका में भी हुआ होता तो वहाँ तमिलों की भी स्थिति अच्छी होती। बहुसंख्यक समुदाय के साथ अल्पसंख्यक समुदाय भी आगे बढ़ रहे होते। तीसरा सवाल, भला यह भी कोई समाधान हुआ? मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं कहता कि किस समुदाय से कितने मंत्री होंगे। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। इसीलिए तो भारत का संविधान दुनिया का एक खूबसूरत संविधान माना जाता है, जो बिना समुदाय के हिसाब से प्रतिनिधित्व की संख्या को बांटे हुए ही सत्ता की साझेदारी को सुनिश्चित करता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझना होगा कि बहुसंख्यकवाद के राज से तो बेहतर ही है आपस में समझदारी पूर्वक पद और पावर को बांट लेना। अगला सवाल, तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है। खैर, जरा सोचने दीजिए। बिल्कुल, आपने देखा ना कि कैसे श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। इससे अंत में तो देश कमजोर ही हुआ। पर बेल्जियम में देखिए तो सत्ता की साझेदारी से बेल्जियम कितना ताकतवर होता चला गया। कोई भी देश जब आंतरिक और विभिन्न समुदायों की समस्याओं से जूझता रहता है तो वो कमजोर ही होता जाता है। आंतरिक सामुदायिक समस्या से निपटकर ही कोई देश ताकतवर बन सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि सत्ता में हिस्सेदारी से ही कोई देश ताकतवर होता है। अगला प्रश्न, मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी बता रहे हैं? बिल्कुल, इसे ही मैं सत्ता की भागीदारी बता रहा हूँ। ये बहुत ही छोटा और सटीक उदाहरण है समझने के लिए। आपको क्लास में मॉनिटर बदलने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसका अनुभव तो आपको है। सोचो ना, अगर एक ही मॉनिटर हमेशा रहे तो क्या होगा? मॉनिटर का बदलना यह बताता है कि क्लास में हर सेक्शन और हर ग्रुप के बच्चों को अवसर मिल रहा है। हर बार जो नया मॉनिटर होता है वो अपने विचार और काम करने के तरीकों से सबको लाभ पहुंचाता है। मॉनिटर्स के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है वह क्लास की व्यवस्था को और भी बेहतर बनाती है। वाह, तो अभी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने और हमने मिलकर सत्ता की साझेदारी अध्याय को अच्छी तरह से पूरा कर लिया है। बस अब एक दो आखिरी बात जो मुझे आपसे कहनी है वो मैं आपसे कहूँ कि पहली बात मेरी पेज नंबर 7 से है। तो आपको जब भी समय मिले, अभी नहीं तो बाद में, जब भी समय मिले तो पेज नंबर 7 को खोलें। इसमें खलील की एक उलझन है। खलील एक लड़का है जिसकी कुछ उलझन है, जिसमें खलील आपसे मदद चाहता है। तो कहानी को पढ़िए और खलील की उलझन को सुलझाइए। दूसरी और अंतिम बात यह है कि पेज नंबर 6 में जाइए जब भी आपको समय मिले, अभी ज़रूरी नहीं है कि अभी ही जाए,
और नीचे दिए गए क्या समझा क्या जाना को पढ़िए। यहाँ अनीति और सेल्वी के बारे में कुछ बातें हैं। दोनों की कुछ इच्छा है, पर इच्छा ऐसी है कि दोनों में से किसी एक की ही पूरी हो सकती है। तो आपको यह बताना है कि दोनों में से किसकी इच्छा पूरी होने वाली है। चलिए, तो आप इस दोनों काम को अपनी इच्छा अनुसार कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खूब सोचिए, विचारिए, बतियाइए और मुझे विदा कीजिए। अब मिलेंगे अगले अध्याय के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय।